तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमारा जो आज का टॉपिक है ये है मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि आज हमें चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में चलाना है और उसके बाद उसका क्या असर होता है हम आज वो निकालना सीखेंगे। हालांकि हमें जो कुछ बेसिक फार्मूला मालूम है वो आपको प्रैक्टिस करना होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स किसी चार्ज पर कितना लगता है, तो हमने अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, उसका आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, F=QE। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, QE। अच्छा, उसके बाद हमें और क्या मालूम होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज v वेलोसिटी, v स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज v वेलोसिटी के साथ एंटर करती है, मान लीजिए थीटा एंगल के साथ में v और b के बीच में, थीटा एंगल के साथ में, तो उस पर एक फोर्स लगता है और हमें वो फॉर्मूला मालूम है F=QVB sin थीटा, वेयर थीटा विद द एंगल बिटवीन v एंड b। तो ये कुछ बेसिक बातें हमें मालूम होनी चाहिए। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है, एक चार्ज है जो मूव करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में जाए तो उसके ऊपर क्या असर होता है जरा हम लोग देखते हैं। तो एक कंडीशन हम लेते हैं कि हमने बनाया यहाँ पर एक्सिस, दिस ये मान लीजिए है OY और ये हो गया हमारा OX। यहाँ पर हमने सामने एक मिरर लगा दिया, दिस इज PQ। तो फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं, हमारे टॉपिक का नाम इधर लिख देते हैं, मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा टॉपिक का नाम है। चार्ज चलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट केस में हमने यहाँ पर एक एक्सिस बनाया OY OX कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ पर एक सामने मिरर है PQ और इस पॉइंट का नाम मान लीजिए है A, ये वाला। अच्छा, फर्स्ट केस में हम क्या बोलते हैं कि व्हेन यहाँ पर हमारा चार्ज है, ये पॉइंट है O, यहाँ पर एक चार्ज रखा है Q और इसकी मास है M। फर्स्ट केस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बिल्कुल फ्री स्पेस है। तो उस केस में हम क्या देखते हैं, जब हमारा कोई चार्ज यहाँ से v वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करता है तो क्या होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी फील्ड नहीं है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस चार्ज के ऊपर कोई असर नहीं होगा, उसकी वेलोसिटी में चाहे इसके डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट केस में हम क्या मानते हैं, चार्ज Q initially is at rest at O, its mass is m, moving velocity v along OX and there is no electric field or magnetic field, कोई भी फील्ड नहीं है। उस केस में क्या होगा, ये चार्ज चलता हुआ जाएगा और बिना किसी डिस्टर्ब के, ना तो इसकी वेलोसिटी बदलेगी ना तो इसका डायरेक्शन बदलेगा, वो सामने के मिरर के एक पॉइंट पर आकर के ऐसा चलता हुआ आएगा और यहाँ पर आकर टकरा जाएगा। इस तरह से यहाँ पर क्या मिलेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो बिल्कुल स्ट्रेट चला और चलता गया और सामने के पॉइंट A से टकराया। ओके, अब सेकंड केस में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करना है। तो हमने बताया इतने दूर तक हमने माना x, ये इतने डिस्टेंस तक मान लीजिए, हमने इतने दूर को हमने मान लिया, सपोज ये x के अलोंग है तो हमने मान लिया x, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और उसी की तरह यहाँ पर माइनस, ताकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से प्लस से माइनस की ओर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और इसकी जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो है E। अब जब चार्ज यहाँ से चलता है सेकंड केस में, when there is electric field whose strength is E and length of electric field is x, इस x इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में आप चाहे तो और बड़ा कर सकते हैं, ये और बड़ा कर सकते हैं इसको, ये स्ट्रेंथ यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया x, यहाँ पर हमारा एक पॉजिटिव और ये यहाँ पर नेगेटिव। अब यहाँ पर जब चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चलना स्टार्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, QE। अब देखिए ये चार्ज, इस पिछली बार जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं हुआ, नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, ना वेलोसिटी बदला ना उसकी डायरेक्शन बदली, वो सामने के मिरर पर टकराया। मगर सेकंड केस में यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमने लगाया जिसकी स्ट्रेंथ x है इसकी और इसकी वैल्यू इंटेंसिटी की वैल्यू E है। एंड सेकंड केस में चार्ज जो है वो v वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया, तो व्हेन चार्ज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद वेलोसिटी v ड्यू टू अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स F=QE। चार्ज ने ये फोर्स एक्सपीरियंस किया, कौन से चार्ज पे, जिसकी मास m है। अच्छा, इस फोर्स से क्या होगा, तो आंसर है जब किसी पर फोर्स लगता है तो क्या होता है,
तो इस केस में जब फोर्स लगता है तो हम क्या देखेंगे, ये चार्ज के चलने का डायरेक्शन है और ये फोर्स का डायरेक्शन है। तो ये रिजल्टेंट ये ऐसा कर्व जैसा घूमता हुआ, ये देखिए इसने फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, QE इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। तो जब चार्ज ऐसा चलना स्टार्ट करेगा, इसके ऊपर यहाँ फोर्स लगा और ये ऐसा चल रहा है, तो रिजल्टेंट ये ऐसा घूमेगा, ऐसा कर्व बनेगा और ये ऐसा इस तरह एरिया को पार करके यहाँ टकराएगा ये, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आया है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया है y दिस, ये ऐसा चल के गया और यहाँ सरफेस पर टकराता है, ये y डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया y। अब इधर की जगह ये इधर डिस्प्लेस हो गया और हमें क्या देखना है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करना होगा, ये जो एक कर्व बना इस कर्व का नाम क्या होगा या इसके बारे में और जानकारी हमें कैसे मिलेगी। तो हमने क्या देखा कि इसके ऊपर फोर्स कितना काम कर रहा है, Q into E। इस फोर्स के कारण क्या हुआ, इस फोर्स के कारण हमारा चार्ज एक्सेलरेट हुआ, जो एक्सेलरेट हुआ उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय मास। फोर्स क्या लगा हुआ है QE और हमने मास को कितना मान रखा है m, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा QE डिवाइडेड बाय m, ये एक्सेलरेशन हुआ। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है y के अलोंग, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है y, और हम क्या मान लेते हैं कि इस पूरे लेंथ को पार करने में, कितने लेंथ को, x लेंथ को v वेलोसिटी से पार करने में, वेलोसिटी क्या है इसकी v, वेलोसिटी v, x लेंथ को v वेलोसिटी से पार करने में जो इसने टाइम लगाया वो टाइम क्या है t। हमने क्या बोला, if t be the time taken, if t be the time taken by the charge to cross length x, to cross length x, t समय में t be the time taken by the charge to cross length x, t टाइम में वो x लेंथ को क्रॉस किया किस वेलोसिटी से, विथ वेलोसिटी, हम यहाँ लिख देते हैं विथ वेलोसिटी v वेलोसिटी से t टाइम में x लेंथ को क्रॉस किया। तो इन दोनों, इन तीनों को मिला के रिलेशन आता है, हमने पढ़ रखी है फॉर्मूला, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, दिस वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगी, देखिए वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है x और वेलोसिटी क्या है v, तो ये हमारा टाइम निकल गया। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट यानी कि s निकल चुका है, एक्सेलरेशन निकल चुका है, t निकल चुका है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या है 0। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है s ut प्लस हाफ at², हमने अपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा। अब s की वैल्यू, s मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट क्या है y ut, इनिशियली वेलोसिटी 0 तो टाइम भी कैंसिल, हाफ a फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है QE डिवाइडेड बाय m और t² दैट इज x² बाय v²। ये हमारे सामने एक कंडीशन आया और जरा देखिए कि y इक्वल्स टू QEx² बाय 2mv², इसमें हमारा ये चार्ज q कांस्टेंट है, इंटेंसिटी कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, वेलोसिटी। तो ये जब हमने x² को अकेले किया तो हमने क्या पाया, x² इक्वल्स टू 2mv² बाय QE और यहाँ पे हो जा रही है y, यस, जो हमें यहाँ मिलता है 2mv² QE डिवाइडेड बाय m, और ये सारा का सारा पार्ट क्या है कांस्टेंट, तो हमने बोला x² इक्वल्स टू कांस्टेंट y। ये हमें एक कंडीशन मिलता है x² इक्वल्स टू कांस्टेंट y, जो पैराबोला की इक्वेशन से मिलता जुलता है, x² इक्वल्स टू 4ay, यस, x² इक्वल्स टू 4ay, 4a भी कांस्टेंट था और y के साथ जो यहाँ पूरा का पूरा पार्ट लगा हुआ ये सारा का सारा कांस्टेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस केस में ये जो हमारा मूविंग चार्ज है ये एक कर्व बनाता है और ये जो कर्व होता है ये कैसा होता है पैराबोलिक कर्व। और यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली क्या बात है कि डिस्प्लेस में ये वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है यहाँ से v² इक्वल्स टू x²। अच्छा इसमें आपको और क्या याद रखना है कि आपको तो पहले ये बता देना है कि ये जो हमारा कर्व तैयार होगा ये एक पैराबोलिक पाथ होगा, क्योंकि इसका जो इक्वेशन हमें मिलता है x² इक्वल्स टू कांस्टेंट y, ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है।
तो आप जरा फिर से समझिए, हमने बताया फर्स्ट केस में जब यहाँ पर एक चार्ज जिसकी मास m है वो v वेलोसिटी से चलती है और रास्ते में कोई भी फील्ड नहीं होता, नो इलेक्ट्रिक फील्ड और अदर फील्ड, तो फर्स्ट केस में तो ये चार्ज चलता हुआ जाता है और सामने के मिरर पर a पॉइंट पर टकराता है, ये जरा भी डिस्प्लेस नहीं होता है, तो हमने बोला कि कोई इफेक्ट नहीं हुआ। सेकंड केस में हमने क्या बोला, व्हेन अ चार्ज q whose mass m moving with velocity v in uniform electric field E and x with the length of the electric field, then due to attraction and repulsion जो चार्ज चल रहा है it experience force, पहले हम फोर्स की चर्चा करेंगे, फोर्स कितनी QE, इस फोर्स के कारण चार्ज क्या हुआ एक्सेलरेट QE by m, और ये ऐसा टर्न क्यों हुआ, ये ऐसा घूमा क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम ये फोर्स, ये हमारा मूविंग चार्ज किधर जाएगा, हम जानते हैं जब उस पर दो वेक्टर काम करेंगे तो वो रिजल्टेंट की ओर जाएगा, एक फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में काम करता है और ये ड्यू टू इनर्शिया यहाँ पर ये चल रहा है और ये कर्व घूमते हुए ये y डिस्प्लेसमेंट यहाँ में मिलता है, तो हमने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट y, और हमने ये मान लिया कि ये x लेंथ को v वेलोसिटी से क्रॉस करने में t टाइम लगा, इफ t be the time taken by the charge to cross length x with velocity v, तो टाइम का वैल्यू क्या निकलता है x by v। ओके, उसके बाद हमने ये फॉर्मूला में काइनेमेटिक्स में पढ़ा है s ut plus half at square, हमने यहाँ पर u को इनिशियली यहाँ पर रेस्ट पर 0 पुट किया, हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की, t पर स्क्वायर था इसलिए हमने यहाँ पर x स्क्वायर का v स्क्वायर। आपको करना क्या है कि ये जितने कांस्टेंट सबको दूसरी तरफ भेज देना है और y को सेपरेट कर देना है, तो उस तरह से हमने यहाँ पर सबको इधर भेज करके y को सेपरेट किया, x स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू y, और ये कांस्टेंट y ये पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज दिस पाथ रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला। ओके, तो ये हमारा पहला केस था, व्हेन देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ ऑफ ए मूविंग चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड केस में। सेकंड केस में जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा, ये हमारा फर्स्ट केस खत्म हो चुका है, इसके नोट्स आपको दिए गए हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, जरा देखिएगा। यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब चार्ज के ऊपर फोर्स लगा, कितना, हमने बेसिक फॉर्मूला याद कर रखे हैं QE, जब चार्ज के ऊपर ये फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस चार्ज के कारण वो एक्सेलरेट होता है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक क्या है, ये तो एक फॉर्मूला काम हो गया, ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है, दिस मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज मूव करता है तो क्या होता है, तो उसके लिए पहले आपको हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और ये आपको बताया गया था कि ये क्रॉस का एक अलग मीनिंग होता है, यहाँ अगर स्पेस में डॉट लगा दिया जाए तो उसका एक अलग मीनिंग होता है, और क्या मीनिंग होता है ये आपको फिर से बता दिया जाएगा। ओके, ये ग्राफ को पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए मेरा इसको समझने की जरूरत है। एक लाइन और, इस क्रॉस का मीनिंग ये है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो किधर की ओर है, वो अंदर की ओर है, ये आपको याद रखना है। इस क्रॉस का मतलब अंदर की ओर है और डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, और हम यहाँ पे क्रॉस भी यूज कर सकते हैं, डॉट भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, सहूलियत के लिए हमने क्या मान लिया क्रॉस, दैट इज अगर इस क्रॉस को देख आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड जो कुछ डायरेक्शन में है तो वो अंदर की ओर है। ओके, इस तरह से अंदर की ओर। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड हमने मान लिया इसकी जो स्ट्रेंथ है वो B है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज Q इसमें मूव करने वाली है, तो उसके बारे में हमें डिटेल जानना है कि क्या होता है मूव जब करता है। हमें ये पता है कि जब चार्ज Q की वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाते हुए B मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पर एक फोर्स काम करती है QVB sin थीटा, ये QVB sin थीटा, जहां थीटा V और B के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पर अगर ये बात पूछा जाए कि अगर इन दोनों के बीच का, हमें क्या मालूम होनी चाहिए, हमें ये पता है कि sin 0 डिग्री की वैल्यू और sin 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, और 0 और 180 को हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो अगर हम ये बोले कि अगर हमारा जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चल रही है,
यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, चार्ज भी अगर अंदर की ओर जा रहा है तो क्या होगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 0 होगा तो फोर्स की वैल्यू 0। और अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर और चार्ज हमारा बाहर की ओर भी वेलोसिटी से चल रहा है तो उस केस में v और b के बीच का जो एंगल होगा 180 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ sin 180 इज 0। तो sin 180 को जैसे हमने पुट किया तो फोर्स की वैल्यू तो क्या है 0। तो आपको ये लिखना है कि व्हेन चार्ज मूव्स पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव करेगा देन देयर इज नो फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज, कोई भी फोर्स उस चार्ज के ऊपर काम नहीं करेगा। और जब फोर्स ही काम नहीं करेगा तो उस पर कोई भी उसका असर नहीं होगा, नो डिस्टर्ब नो इफेक्ट। हाँ, और आपको उस केस में बताया गया था कि मैक्सिमम फोर्स कब हो जाएगा, तो मैक्सिमम फोर्स तब हो जाएगा जब sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है हमें मालूम है 1, और कितने डिग्री पर होती है वो भी हमें मालूम है sin this, द वैल्यू ऑफ sin 90 डिग्री इज 1। तो 90 डिग्री पर हमारी जो sin की वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है। और 90 डिग्री किसके बीच में, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, जिसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि चार्ज जो है चलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड पर जा रहा है किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर होगा तो ऑटोमेटिक b और b के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 90। इन दिस केस द चार्ज एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। 0 और 180 के केस में कोई भी फोर्स नहीं लगता है, 0 फोर्स। बट इन केस ऑफ परपेंडिकुलर व्हेन द चार्ज q moving the velocity v perpendicular to the magnetic field b then the charge experience maximum force। कितना, जैसे हमने वहां पर 190 पुट किया ये हट गया और मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू क्या हो गई QPB। इस फोर्स से क्या होता है, तो देखिए हमने ये ग्राफ अपने स्कूल में पढ़ रखे थे। ये होता था फोर्स का डायरेक्शन, ये इंडिकेट करते थे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये हमारा जिस डायरेक्शन में चार्ज चलता था ये चार्ज का डायरेक्शन। फिर से ये अंगूठा क्या दिखलाता था, फोर्स का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये चार्ज का डायरेक्शन। तो हमें इस हाथ का यूज करना है। जैसे ये मान लीजिए अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह जा रही है, इस तरह से अंदर की ओर जरा एज्यूम कीजिए, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सा, ये फोर्स के लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो हमें इसे अंदर की ओर इस उंगली को रखना है, इस तरह से, इस तरह रखना है। और चार्ज का डायरेक्शन ये इस पर परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लगेगा चार्ज का, ऊपर की ओर। यानी अगर चार्ज हमारा चलता हुआ इसके अंदर ऐसा आएगा तो फोर्स किधर लगेगा ऊपर की ओर। तो देखिए ये जब चार्ज यहाँ चल करके ऐसा जाता है तो इसके ऊपर फोर्स किधर काम करता है, इस तरह ऊपर की ओर काम करती है ये, और थोड़ा अंदर लीजिए, ये चार्ज यहाँ चलता हुआ गया, फोर्स ऊपर काम की है यहाँ पर अंदर की ओर, जिसके कारण से ये चार्ज ऐसा घूम जाता है। ये चार्ज काम किया क्योंकि हमारा चार्ज किधर जाएगा, रिजल्टेंट की ओर। जब ये यहाँ पर होता है तो फिर से देखिए हमने ऐसा लगाया इस तरह से, और हमारा यहाँ पर उंगली का यूज कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड किधर है अंदर की ओर, और चार्ज हमारा किधर जा रहा है ऊपर की ओर, फोर्स किधर लगेगा, तो फोर्स ऐसा लगेगा इस तरह से। फिर इस कारण से रिजल्टेंट की ओर ऐसा घूमता है, फिर यहाँ से सेंटर की ओर एक फोर्स काम करती है, फिर ये ऐसा जाता है, फिर यहाँ पर एक सेंटर पे काम करती है, फिर ये ऐसा आता है, यहाँ पर एक फोर्स काम करती है, फिर ये ऐसा आता है, यहाँ पर एक ये फोर्स इधर काम करती है, और फिर ये ऐसा आगे मिलता है। और इस केस में फोर्स तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसा ये चार्ज जा रहा है फोर्स हमेशा किधर काम कर रही है, सेंटर की ओर। फोर्स हमेशा सेंटर की ओर लगता है, तो वो पाथ कैसा होता है, हमने अपने 11th क्लास में पढ़ा है कि जब हमेशा फोर्स सेंटर की ओर काम करे दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसका शेप जो होता है, अगर आप इसको ऐसा मिला दें तो ये बिल्कुल ऐसा सर्कुलर, ऐसा गोल, ये चार्ज हमारा ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो हम किस केस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब इस केस के बारे में पढ़ रहे हैं कि व्हेन मूविंग चार्ज इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, क्योंकि पैरेलल एंटी पैरेलल में तो फोर्स लगेगा नहीं, जीरो, हमने साइन के वैल्यू पे चेक किया। When the charge is perpendicular to the magnetic field, तो हमने ये जो इशारा बनाया कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, चार्ज ऐसा जा रहा है, फोर्स ऐसा ऊपर की ओर काम करेगा। फिर जब हमारा चार्ज इधर चला गया, हमने चार्ज को ऐसा दिखाया, तो फोर्स हमारा फिर से इधर काम करेगा। जब ये ऐसा जाता है तो हम क्या देखते हैं, जब ये अंदर की ओर, ये तो हमेशा अंदर की ओर रखना है, और इसको ऐसा घुमाना है, तो ये इधर काम कर रहा है सेंटर की ओर। तो हर जगह जहां भी चार्ज जाएगा सारा का सारा फोर्स सेंटर की ओर काम करेगा। और हम जानते हैं कि जब सारे फोर्स सेंटर पे काम करेंगे तो पाथ कैसा हो जाएगा, इस तरह से गोल गोल यहाँ पर ये चक्कर मारना स्टार्ट कर देगा।
that is path of the moving charge in magnetic field which is perpendicular to the magnetic field is circular, वो उसमें रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि जब वही चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में गया था तो वो क्या हुआ था, एक्सेलरेट। अच्छा, दूसरे केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड में देखने को मिल रहा है, तो जब ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो क्या होता है, रोटेट। उसकी वेलोसिटी नहीं बदलती, वो एक्सेलरेट नहीं होता, बल्कि उस फोर्स के कारण वो क्या करना स्टार्ट करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा गोल गोल घूमना स्टार्ट करता है, रोटेट करना स्टार्ट करता है। तो ये आपको याद रखना है कि व्हेन चार्ज q whose mass m, ये मान लीजिए velocity of the charge is v, strength of the magnetic field is b, and if the charge is perpendicular to the magnetic field, that is value of theta is 90, then the charge experience maximum force and its value is qvb, ये फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है। और इस फोर्स के कारण होता क्या है, हमने देखा इस फोर्स के कारण चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे हमने इस रोटेशन के बारे में समझा, हमें याद आ गया कि रोटेशन करने के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेवार होता था, हमने 11th क्लास पढ़ा था, एंड द नेम ऑफ द फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर आपको इसका फॉर्मूला मालूम होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद है कि शायद आप लोग भूल गए होंगे, फिर मैं याद दिलाता हूँ। द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, और भी हमने इसके फॉर्मूला पढ़े जैसे mr⍵²। तो इस फॉर्मूला से, ये जो फॉर्मूला इसके ऊपर काम करके रोटेट कर रहा है, अगर हमें इसे किसी से इक्वेट करना है तो हम किससे इक्वेट कर सकते हैं, तो हम उस फोर्स से इक्वेट करते हैं जो जिम्मेवार होता है किसी को ऐसा सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड वी नो द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²। सीधी सी बात की जाए तो ये लगने वाला चार्ज पर लगने वाला मैक्सिमम फोर्स qvb और सर्कुलर पाथ में किसी को घुमाने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, ये दोनों इक्वल हैं। और दोनों को इक्वल हम दिखलाकर क्या क्या हम हासिल कर सकते हैं, टेंसर बहुत सारी चीजों को हासिल कर सकते हैं। जैसे अगर वो सर्कुलर पाथ में है तो उसकी रेडियस क्या है, उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी 1 सेकंड में वो कितना चक्कर लगाता है, उसके अंदर एनर्जी कितनी है, इन सभी बातों को हम इस फॉर्मूला से यानी कि qvb को हम mv² से इक्वेट करके इन सभी को फाइंड कर सकते हैं और इन सभी में रिलेशन भी हम जान सकते हैं। तो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, ये जो लगने वाला चार्ज है qvb, ये किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, दैट इज mv²/r। तो आपको पहले परिचय दे देते हैं। ये q तो चार्ज है, v वेलोसिटी है, v स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, m उस चार्ज की मास है, v तो वेलोसिटी है, और r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो अब आप इसको इक्वेट करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, रेडियस, तो उसके लिए हमने इसे इक्वेट किया, थोड़ा कैलकुलेशन देखिए, हमारा वेलोसिटी कैंसिल होता है, हमें क्या निकालनी, रेडियस। तो रेडियस की फार्मूला mv/qb, ये हमारा रेडियस निकल जाता है। अच्छा, अगर आप इसी से वेलोसिटी के वैल्यू को निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, तो v को अकेले कीजिए तो हो जाएगा qrv/m = v वेलोसिटी, qrv/m = वेलोसिटी। अगर हम यहाँ पर रेडियस और वेलोसिटी में रिलेशन देखें तो हम क्या देखते हैं, ये दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। यानी कि अगर वेलोसिटी के वैल्यू को, ये मास कांस्टेंट है, ये चार्ज कांस्टेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या हो सकती है, वेलोसिटी और रेडियस। तो इनमें अगर रिलेशन पूछा जाए तो ये रेडियस है, वेलोसिटी भी ऊपर है, यानी रेडियस और वेलोसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर चार्ज की वेलोसिटी बढ़ जाए तो उसकी रेडियस बढ़ जाती है, या अगर वो रेडियस बढ़ जाए तो चार्ज की वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो इसको देख करके हम ये अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी, ये हो गया हमारी रेडियस। अच्छा, उसके बाद हम जैसे निकालना चाहते हैं और भी इसमें निकालना चाहेंगे, हम निकालना चाहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, इसकी टाइम पीरियड क्या है, यानी कि कितने टाइम में ये एक चक्कर लगा देता है, कितने टाइम में एक चक्कर लगाता है। तो टाइम का हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वेलोसिटी इक्वल टू या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ये पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस, दैट इज 2πr डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, और वेलोसिटी यहाँ पर हमारे पास है qrv/m। इसको पुट करते हैं,
2 पाई r, ये वैल्यू q r b, और ये मास हमारा ऊपर चला गया। कैंसिल क्या हो रहा है, रेडियस रेडियस कैंसिल, ये हो जा रहा है 2 पाई m डिवाइडेड बाय q b, ये हमारा टाइम पीरियड हो रहा है। अब इस जरा टाइम पीरियड को गौर से देखिए। 2 पाई कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, वैल्यू ऑफ चार्ज कांस्टेंट है, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। इसका मतलब हमारा टाइम पीरियड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर मान लीजिए कि एक चक्कर के बाद अगर वो दूसरा चक्कर मारता है जिसकी रेडियस पहले से बड़ी है, तो दूसरे चक्कर मारने में भी क्या उसे टाइम सेम लगेगा या टाइम ज्यादा लगेगा? तो हमने अपने एक्सप्रेशन में देखा कि टाइम तो कांस्टेंट होता है। तो रेडियस के बढ़ जाने से टाइम कैसे कांस्टेंट रह सकता है? तो मैंने आपको बताया कि रेडियस के बढ़ जाने से और क्या बढ़ जाएगी, उसकी स्पीड। तो रेडियस के बढ़ने से उसकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि हमारा टाइम पीरियड कितना रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। तो इस मुद्दे को हमें याद रखना है कि टाइम पीरियड इसका हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि अगर उसकी रेडियस कम होगी तो उसकी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, अगर रेडियस ज्यादा होगी तो वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और टाइम पीरियड के अलावा मान लीजिए हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, ओमेगा। ओमेगा या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दीजिए। तो हमने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन पढ़ रखा है, v = r ओमेगा, और यहां से आप उस ओमेगा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। देखिए नीचे नहीं बनाते हैं, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, v/r वेलोसिटी बाय रेडियस, ये हो जाती है। वेलोसिटी और रेडियस की वैल्यू को अगर हम पुट करें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पुट करते हैं तो ओमेगा = हम वेलोसिटी को वेलोसिटी रहने देते हैं और रेडियस की वैल्यू है उसको हम इसमें वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में पुट करते हैं। तो वैल्यू क्या है, m v, और ये q v हमारा ऊपर। तो वेलोसिटी कांस्टेंट ओमेगा = q v डिवाइडेड बाय m, ये ओमेगा की वैल्यू, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी बोल दीजिए या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दीजिए। ये हो गया q v डिवाइडेड बाय m। और टाइम पीरियड के बाद अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है, न्यू। तो न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम ये पहले जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन 2 पाई m बाय q है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ठीक उसको उल्टा कर दीजिए, 1 बाय टाइम पीरियड, दैट इज q v डिवाइडेड बाय 2 पाई m, ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी वैल्यू। तो हम क्या क्या निकाल चुके हैं, हमने सबसे पहले सर्कुलर पाथ का रेडियस निकाला, उसकी वेलोसिटी निकाली, उसका टाइम पीरियड, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी, और क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चूंकि ये ऐसा मूव कर रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ mv²। तो यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो हमारी वेलोसिटी कहाँ गई, ये वेलोसिटी q/r/m, यहाँ पुट करेंगे q² r² b² डिवाइडेड बाय m², m कैंसिल, तो एनर्जी का फॉर्मूला बनता है हाफ q² r² b² डिवाइडेड बाय m। और इसमें जो अलग अलग यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज है, मास से एनर्जी का क्या रिश्ता होता है, तो आप ये निकाल सकते हैं कि अगर मास अधिक होगी तो एनर्जी क्या होगा, कम। और मैग्नेटिक फील्ड अगर अधिक करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एनर्जी। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है। ये हमारा टॉपिक सेकंड नंबर टॉपिक था कि मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको फिर से हल्का सा उसको रिपीट करता हूँ। सबसे पहले केस में हमने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ बनाया, अंदर की उसकी डायरेक्शन है, और हमने बोला कि अगर ये चार्ज उस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल अगर चले तो क्या होता है। तो in case of parallel or anti-parallel, the value of theta, that is the angle between V and V, is 0 or 180, and in this case the value of sin theta is 0. That is the charge does not experience any force. There is no effect. Okay. And in second case, if the moving charge is perpendicular to the magnetic field, that is theta becomes 90 degree. In this case, the moving charge experiences maximum force, and its value is qdB, because the value of sin theta is 1 in case of 90 degree. The value of force is qdB. Due to this force, मैंने आपको बताया कि क्या सारा घटना यहाँ पे घटा। Due to this force, charge starts rotating in the magnetic field. Charge starts rotating in the magnetic field. That is, this force must be equal to the centripetal force. And when we equate the force, the qdB and the centripetal force, we
when we equate, then we find the value of radius of the circular path, velocity of the charge, time period, angular velocity, angular frequency, angular velocity और angular frequency same, frequency and energy। तो ये सारे वैल्यूज को हमने बड़े आराम से निकाला, आपको सभी को एक जगह इकट्ठा करके रखेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक था, मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। इसके नोट्स आपको दिए गए हैं, आप उसके लैंग्वेज को देखेंगे, उसको पढ़ेंगे और अपने लैंग्वेज में खुद का नोट्स लिखेंगे। उससे क्या होगा कि उसको याद नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना लैंग्वेज खुद से लिखना सीखें, नहीं तो इसको याद करते करते सुबह शाम हो जाएगी, फिर हम लोग जब लिखने बैठे तो भूल जाएंगे उसको। इसलिए आप सिर्फ समझेंगे, सीखेंगे, लिखना अपने लैंग्वेज में। ओके, तो आज बार हमारा ये टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक आप लोग उसको बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस चैप्टर में अभी तक जितना फॉर्मूला बताया गया है वो सभी एक पेज में रखिए और सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ करके याद कीजिए कि कौन सा फॉर्मूला किस केस में हमने फाइंड किया, कैसे वैल्यू को फाइंड किया, ताकि जब मैं अगला टॉपिक बताऊंगा उसमें जब वो फॉर्मूला यूज आएगा तो आप तुरंत उन सारी बातों को समझ सकेंगे। थैंक यू।